नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि योगी सरकार में पुलिस की गोली क्या सरनेम देकर चल रही है। जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रहे सिर्फ पीडीए का ही फुल एनकाउंटर हो रहा है। योगी विरोध में सपा का ये कैसा रण? और सवाल यह भी कि सीएम योगी पर अखिलेश फिर पर्सनल 27 का क्या दंगल अभी से फुल ऑन मोड में है? अपराधियों पर कार्रवाई में देरी हो तो दिक्कत, और कार्रवाई हो जाए तो भी समस्या है। मतलब गजब हाल है यूपी में। और यह हाल इसलिए क्योंकि सामने 27 का चुनाव है। सीएम योगी के राज में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। धड़ाधड़ एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी को भेदभाव दिखने लगा। एक परिभाषा दी गई है एनकाउंटर की, और वो परिभाषा पीडीए पर आधारित है। आरोप लगाया जा रहा है कि पीडीए वालों का ही फुल एनकाउंटर हो रहा है, बाकियों का हाफ एनकाउंटर हो रहा है। कमर के ऊपर गोली मारी जा रही है जो पीडीए का है, और कमर के नीचे गोली मारी जा रही है यानी पैरों में जो पीडीए से बाहर का है। तो सवाल कि वाकई में ऐसा हो रहा है क्या, या फिर 27 से पहले यह परिभाषा जीत की आशा में दी गई है? रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट। फैसला उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑन दी स्पॉट करती है। यदि पीडीए का आरोपी है तो पुलिस के इनकाउंटर की गोली कमर के ऊपर लगेगी। चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जाति नहीं देखी जा रही है। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, जो अपराध करेगा उसका हिसाब बराबर होगा। न जात देखी जाएगी न चेहरा, फैसला सिर्फ अपराध के हिसाब से होगा। लेकिन अब यूपी में एक अलग बहस छिड़ चुकी है। विपक्षी समाजवादी पार्टी इसमें एनकाउंटर बना हाफ एनकाउंटर की नई परिभाषा बताकर सियासत का सुर छेड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी का आरोप है योगी की पुलिस पीडीए का ही फुल एनकाउंटर कर रही। सवाल ये अपराधी तय कौन करता है? आरोपी पुलिस आरोप लगाती है या उसके पास आरोप पत्र आते हैं? अपराधी बनाता है न्यायालय, लेकिन फैसला उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑन दी स्पॉट करती है। तो उस फैसले में जो विभेद दिखाई दिया है, सवाल हमारा उस पर है। उत्तर प्रदेश के जितने भी इनकाउंटर आप उठा के देख लीजिए, उसमें आप पाएंगे कि यदि पीडीए का आरोपी है तो पुलिस के इनकाउंटर की गोली कमर के ऊपर लगेगी, और अगर अन्य अपराधी है जिसका संरक्षण भाजपा के मंत्रियों को जिससे है तो पुलिस की गोली टांग में लगेगी। मामला चाहे गाजियाबाद का हो या फिर गाजीपुर या कानपुर या मुरादाबाद का, अपराध करने वालों को उसका अंजाम भुगतना पड़ा। इसमें ना तो किसी की जाति धर्म देखा गया, ना तो अपराधियों के साथ कोई नरमी बरती गई। बावजूद इसके योगी फोर्स की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार का एक ही टारगेट है, चाहे अपराधी को सजा देने की बात हो या फिर प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ देने की बात। कहीं भी भेदभाव की कोई जगह नहीं। साथ ही साथ सीएम योगी सपा के आरोपों पर जवाबी हमला बोलते हुए 17 से पहले की सच्चाई भी याद दिला रहे। चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जाति नहीं देखी जा रही है, क्षेत्र नहीं देखा जा रहा है। देखा जा रहा है एक कि अगर पात्रता की श्रेणी में है कोई भेदभाव नहीं होगा। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। सीएम योगी का सच बताना सपा मुखिया अखिलेश यादव को इतना चुभ गया कि सोशल मीडिया पर योगी पर सबसे करारा प्रहार कर गए। संवैधानिक पद मुख्यमंत्री की नई परिभाषा बताते हुए अखिलेश ने योगी को सीएम यानी करप्ट माउथ बता दिया। हालांकि शायद यहाँ वो भूल बैठे कि ये एक संवैधानिक पद है जिस पर वो भी कभी आसीन थे। खैर, यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो क्या इसीलिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तुष्टीकरण की सियासत पर उतर आई? अब ये तो समय ही तय करेगा कि अखिलेश यादव का ये नया दाव, नया नैरेटिव कितना कारगर हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। दुष्यंत नागर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कांग्रेस का पक्ष ये करीब रखते हैं। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और
प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सतीश के सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश सर, पत्रकार आप हैं तो आप ही से शुरू करता हूं। और सवाल ये है कि ये वाली परिभाषा से आप सहमत हैं कि 21 आशा में परिभाषा है कि पीडीए का जो आरोपी है उसका कमर से ऊपर गोली मार रहे हैं और जो पीडीए का नहीं है उसको टांग में गोली मार रहे हैं? देखिए, गोलियां तो मारी जा रही हैं वहां और बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, जातियों का नाम भी आ रहा है। तो हम तो सुन रहे थे कि योगी जी का जो प्रदेश है वो लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 है और एनकाउंटर राज और बुलडोजर राज में पता नहीं कितना ऊंचाई पर चला गया है। और सब 80-20 की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, एक है सेफ है की बात करते हैं, फिर कहते हैं बटोगे नहीं कटोगे। अब बात कर रहे हैं जातियों की, फलाने जाति के आदमी ने फलाने जाति को मारा, ये कहां से आ रहा है? पहली बात। दूसरी बात, जैसे एक फिर भी मैं कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो आदान प्रदान शब्दों का होता है, मैं उसमें बहुत मजे और उसमें बहुत मैं शालीनता देखता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं, चाहे वो योगी बोले चाहे अखिलेश बोले। नहीं, मैं वो तो ठीक है, उस पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन ये गोली जाकर जाति देखकर लगती है, ये आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो जाति देख के लगती है। अगर ये लगाया जा रहा है तो इससे बड़ा तो और अपराध क्या हो सकता है? नहीं, आपको लगता है ऐसा? क्या ये आरोप आपको ठीक लगता है? नहीं, आरोप, अगर आरोप लगाया जा रहा है, उसके वो तथ्य दे रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं, तो फिर उनसे पूछिए ना, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और अगर वो सबूत देते हैं और उसमें सत्यापन है तो इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं सर, मैं इसीलिए बोला कि आप पत्रकार हैं, आपसे शुरू कर लेता हूं। मुझे लगा था कि शायद कोई निष्पक्ष विश्लेषण आ जाए। तो निष्पक्षी तो है, नहीं आया ना? अरे हम नहीं आया, क्योंकि हम पत्रकारों का काम है कि कौन कौन, अगर जाति ही देखनी है, अलबत्ता मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन अगर जाति देखनी है तो मैं तो डेटा लेकर आया हूं किस किस जाति के लोगों को गोली मारी गई, तो कैसे कहेंगे? तो अगर जाति देख के गोली मारी जा रही है, अगर फिर मैं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं, न कोई मैं रिटायर्ड अधिकारी हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जात देके गोली मारी जा रही है, और गोली मारने की क्या सत्ता का कानून होता है या कानून का सत्ता होता है, इसका फर्क आप कर लीजिए। अगर सत्ता का कानून है तो ये सत्ता का कानून तो अलग अलग चलेगा। कानून के सत्ता में आप ये भी नहीं कह सकते कि एनकाउंटर गलत दुर्दांत अपराधी है तो आप जो करना है करिए, लेकिन जो भी है कानून का पालन होना चाहिए, जात का पालन थोड़ी करिएगा गोली। अब सर, ये जाति का पालन मैंने इसीलिए कहा, डेटा दे ही देता हूं, विक्रम सिंह इस पर ज्यादा जानकारी दे लेंगे, फिर मैं दुष्यंत जी के पास जाऊंगा। ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, यादव 16, गुर्जर जाट 17, SC 14, ST 3, सिख 8, OBC 8। पता नहीं कैसे सिर्फ पीडीए वाले का ही, इसमें पीडीए वाले नहीं है क्या? लेकिन विक्रम सिंह सर, मैंने सतीश सर से पूछा तो एक लाइन मुझे और बोल दीजिए, जाति की जनगणना हो गई क्या? उसके बाद आप ये सब जात बता रहे हैं, इससे जाति जनगणना का क्या लेना देना है? तभी ना आप बता रहे इतना गुजर। अरे तो जो मारा गया उसकी जाति नहीं पता चलेगी सर? अच्छा, वो चल जाती, इससे जाति जनगणना का क्या लेने देना? या पहले ही पूछ के नहीं, इससे जाति जो मर गया तो उसका पंचनामा नहीं होता है, उसका नाम पता गांव नहीं लिखा जाता है उससे। एक मिनट दुष्यंत जी, गुस्सा मत करिए। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं सर। उत्तर प्रदेश सरकार का ये पीछे एक आदेश आया था जिसमें किसी भी अपराधी और इन सब की जातियों को बताना को जो है प्रतिबंधित किया था, वो इसलिए कह रहे हैं। अच्छा ठीक, वो सही कह रहे हैं। अच्छा नहीं ठीक है। अब विक्रम सिंह सर, एक आरोप लगा है और आरोप यह लगा है कि पीडीए वालों को कमर के ऊपर गोली मारी जा रही है और जो पीडीए सब बाहर का है उसको नीचे गोली मारी जा रही है। यह आरोप लगा है सर, आपके सिर पकड़ने से थोड़े नहीं होगा। अभी धर्मेंद्र यादव जुड़ेंगे तो उनसे कहिएगा कि भाई आपके सांसद जो देश के लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसा सिर पकड़ने से कुछ नहीं होता है। विक्रम सिंह सर, जबकि नमस्कार सर, बोलिए सवाल तो मैं आप सभी की विद्वता को प्रणाम करते हुए ये कहूंगा, आपके लिए ये केवल वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जो पुलिसकर्मी जो बंदूक चलाता है, अगर एक त्रुटि हुई तो ये मान के चलिए आजीवन कारावास हो सकता है, करियर खत्म हो जाएगा। ये वाद विवाद का प्रश्न, ये उपहास का प्रश्न नहीं है। और रही जातीयता के बाद, पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि मृतक, उसके बाद शिनाख्त, कार्रवाई, शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, तो उसके वल्दियत, सुकूनत, क्योंकि पहले उर्दू इस्तेमाल की जाती थी, मतलब माता पिता का नाम, फैमिली ट्री, उसकी जात बिरादरी सब कुछ नोट की जाती है और उसकी हिस्ट्री शीट 18 कॉलम में बनती है। तो मरने के बाद तो पूछा ही जाएगा, भाई तुम कौन थे, कहां रहते थे, तुम्हारी जरिया आमदनी थी, बंदूक कहां थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है, वो चीजें इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर कोई पक्ष पीड़ित है, उसको पूरा अधिकार है कि पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा दे या गलत अगर मारा कमर के नीचे, जैसा कि आपने फरमाया है, तो पुरानी आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास में आप उसके ऊपर मुकदमा लिखा सकते हैं।
मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं जो बात करने का 10 लाख लेते हैं। उनसे कहिए कि एक बंच बना करके उस बंच का नाम आपके अपने हिसाब से प्रतिभा के अनुसार आप रख ले, मैं कोई विचार नहीं दूंगा। लेकिन मुझे मालूम है, बंच बनाइए, सुप्रीम कोर्ट में आदेश कराइए कि सीबीआई जांच करे और जिन लोगों ने त्रुटि की है, अधिकार का अतिक्रमण किया है, उनके खिलाफ हत्या का 307 का मुकदमा लिखा दे। वो आप करेंगे नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगा करके पुलिस का मनोबल गिराना, और आप समझते हैं कि इतना मौका रहता है मुठभेड़ के दौरान कि पुलिसकर्मी कहेगी हाँ मोहन पुत्र सोहन बताओ तुम्हारी जात क्या है, और अगर जात नहीं बताओगे तो तुम्हारी छाती में 5 गोली ठोक दी जाएगी। ऐसे नहीं होता। जिस वक्त एनकाउंटर होता है, हमारे टाइम में तो इतने एनकाउंटर किए हैं, अपनी जान बच जाए, हमारे सहकर्मियों की जान बच जाए, मुठभेड़ सफल हो जाए, यही एक अभिप्राय होता है। ये जात बिरादरी तो हमारे विद्वान नेता ये इसमें जरूर ढूंढ लेते हैं राजनीतिक अवसर। आप ये बता दें, हम तो स्वागत करेंगे अगर हमारी त्रुटि को, हमारी जब मैं कह रहा हूं पुलिस विभाग की किसी त्रुटि या गलत निर्णय पर आप मुकदमा लिखा दें। मुकदमा आप लिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें एक लोच है। गलत मुकदमा लिखाएंगे तो हमारे पुलिसकर्मी हमारे टाइम में नहीं थे जो 8वां या 10वां पास होते थे। आज हमारा कांस्टेबल भी LLB LLM आ रहा है। आपने अगर गलत मुकदमा लिखाया तो आपके ऊपर उल्टा काउंटर FIR होगी और दौड़ा करके मानहानि के साथ साथ 10 करोड़ का दावा और उल्टी चार्जशीट लगवाएगा आपके खिलाफ। तो जरा सोच समझ करके FIR सतीश सर, समझ में आया क्या विक्रम जी की बात? क्या विक्रम जी की बात समझ में आई? नहीं कैसे जाति पता चल जाती है, और अगर आप जाति जनगणना उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनिए ना, हाँ। उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अच्छा, कि मारने के बाद शिनाख्त होती है और पूरा पंचनामा लिखा जाता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद जाति पता चलता है। ठीक। आप बताइए कि वो पहले जाति आप कहां से जान लिए? तो हम कब कह रहे हैं कि पहले जाते? हम तो जो हो चुका है उसकी जान बताएं। जो उसके बाद जो अरे पंचनामा सतीश उसमें सर, जो जात हो पता चुका है चली। उसका डेटा अरे दिया भाई तो मैंने। इसमें राजनीति क्यों? ये तो सपा से पूछिए ना राजनीति को। सपा से क्या, इनसे पूछिए भी ना। किससे पूछे? अरे वो भाजपा वालों से भी क्यों पूछिए भाजपा ना। वाले से अरे पूछे? कहाँ जाति जाति की अरे बात सपा कर रहे के हैं? सांसद अरे ने बोला। अपराधी मरा है, सर, खत्म सपा करिए। के सांसद अपराधी तो मरा सिखाइए ना धर्मेंद्र यादव को। हम काय के लिए बोलेंगे? आपको आप बुलाए हमको, हमसे हमारा क्या लेना देना? अच्छा, कोई लेना देना नहीं? मेरा कोई लेना देना नहीं, आपसे लेना देना है, आपने बुलाया है। हाँ, बस खत्म। तो आप कह रहे हैं जाति जनगणना नहीं हुई, सियासत नहीं होनी चाहिए, तो जरा धर्मेंद्र यादव को सीख दीजिए ना कि अपने सांसद को अरे हम कह दे, आप दीजिए ना भाई, आप देने के लिए सबको हैं। सीख देते हैं सर? अरे आप ही देने के लिए देते रहिए। आप इतने सीनियर हैं, सीख दे दीजिए। हो सकता है धर्मेंद्र यादव को समझ में आ जाए। सीख दे सकते हैं, राजनीति हमको आती ही नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही। धर्मेंद्र यादव ये कहां से पीडीए देख लिया? पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के भ्रम में आप नहीं फंसोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी जिस कानून का ढिढोरा पीटती है, अगर प्रवक्ता इसमें बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो पूरे देश को ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कितने इनकाउंटर हुए हैं। ये संख्या 17,000 बताएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और हर एक जिम्मेदार नागरिक से पूछना चाहता हूं, और उन्हें बताना भी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, जो कि फर्जी है। अगर जीरो टॉलरेंस होता तो इस प्रदेश में 17,000 लोग मुठभेड़ नहीं करते। आप समझिए कि 17,000 आदमी पुलिस से लड़ने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। 17,000 असलहे आ गए अवैध भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। ये असलहे बन कहां से रहे हैं? अवैध असलहे आ कहां से रहे हैं? उन असलों में गोलियां कहां से आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करने का भेद है वो इससे साबित होता है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 17,000 असलहे मुठभेड़ में पकड़े गए, क्योंकि 17,000 असलहे तो होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखे गए, या योगी जी के मठ में रखे गए, या फिर पुलिस मुख्यालय में रखे गए, या फिर थानों में रखे गए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब दें कि 17,000 असलहे वो कहां से आए और अभी कहां रखे गए हैं। ठीक, इससे ज्यादा घटिया कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आता हूं। पुलिस में मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आता हूं, और एक डेटा के साथ आऊंगा। धर्मेंद्र यादव, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। थैंक यू। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 17,000 मुठभेड़ हुई, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इनका साथ ही साथ ये कहना था कि ये 17,000 असलहे कहां से आए। ये 17,000 असलहे क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मठ में थे? नहीं, मठ में नहीं थे। मठ में तो गुंडा या गुंडाई दोनों ही नहीं हो सकती। लेकिन कुछ पुराने मुख्यमंत्री थे जो गैंगस्टरों के कुत्तों से हाथ मिलाने उनके घर जाते थे, वहां रखे हुए थे। कुछ गैंगस्टर्स थे जो हवा में LMG घुमा रहे होते थे, और अगर उस LMG को कोई पकड़ लेता था तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड करके जेल डाल देते थे पुराने कुछ मुख्यमंत्री। इस वजह से है 17,000 असले। इस वजह से 17,000 असले हैं कि लोग अपनी जेल में
टेनिस खेला करते थे और खेलने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और अधिकारी जाया करते थे। इस वजह से हैं 17,000 असले। इस वजह से 17,000 असले हैं कि उनके बुला बुलाकर टिकट देते थे, उनको महिमा मंडित करते थे, उनसे सरकारें चलवाते थे, एक्सटेंडेड विंग चलवाते थे। इस वजह से है इस उत्तर प्रदेश में 17,000 असले। इस वजह से 17,000 असले हैं इस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कुछ पुरानी सरकारों की स्थिति यह थी कि कोई गुंडा अगर जो है पूरे इलाके में दंगाई करवा देता था, लोगों को मरवा देता था, पूरे तरीके से एक अनरेस्ट पैदा कर देता था, तो उसको विशेष विमान से, क्योंकि उसका धर्म विशेष हुआ करता था, लखनऊ बुलाते थे अखिलेश यादव। इस वजह से है इस उत्तर प्रदेश में 17,000 असले, और इसी वजह से हमें इतनी ठीक करने की कोशिश करनी पड़ रही है, और इसी वजह से हम इतना ठीक कर रहे हैं। अगर आपने ये कांड नहीं हुए थे तो हमें ये करने की आवश्यकता नहीं थी। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये खास तौर पर जाति विशेष को मारा जा रहा है। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ूंगा 10 सेकंड की, और फिर उसके बाद इनसे पूछ लूंगा। लिस्ट ये है: असद अहमद, गुलाम, विकास दुबे, अमर दुबे, साबिर, इंद्रपाल, अकबर, रेहान, विकास, मुनीर, इमरान, मेहरबान, साहिब सिंह, जीतू, अनुज, विनोद, इमरान, मेहताब, वाकिफ, फैसल, मोहम्मद शहजाद, इफ्तिकार, गुरसेवक, नरेश पंडित, नईम, जुबैर, असद, और इसके अलावा गोवन अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों की लिस्ट है। जरा 10 की जाति बताओ इसमें से कौन है। ये कृपया करके हिपोक्रेसी बंद करो। मुझे पता है कि आप लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनके एक अपनी समाजवादी का, नमाजवादी का एक्सटेंडेड विंग खड़ा किया था माफियाओं का, जिसको पूरा खत्म कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। आज इनको दुख है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, वैसे तो हम रोक नहीं पा रहे, जाति का नाम लेकर रोक देते। नहीं 10 सेकंड नहीं हो पाएगा। नहीं 10 सेकंड नहीं, आपको 1 मिनट दूंगा। राकेश पांडे जी, सवाल सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म प्रवक्ताओं की हालत ये है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, वो मठ में ही रहते थे जब मुकदमा दर्ज हुआ था, मठ में ही आतंक फैलाते थे जब मुकदमा दर्ज हुआ था, और अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। मुकदमा वापस लेने से कोई अपराधी, कोई आतंकवादी साफ सुथरा नहीं हो जाता है। ये आपको शिवम त्यागी समझना पड़ेगा। अगर आपके मूल में ही भूल है ना, इसलिए आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये है कि आज पैरा एथलीट का राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। अब मात्र 10 सेकंड मुझे दे जाती है। व्यापारी की बोलूंगा नहीं बीच में। सर में गोली मार दी जाती है, सुन लीजिए, उसके सर में गोली मार दी जाती है। उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सूची मांगी तो सूचियों में बाहुबलियों के नाम क्या थे, मैं पढ़ के सुनाऊं? धनंजय सिंह, सुनील सिंह, सुशील सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, और बताऊं सुबोध सिंह, चुलबुल सिंह, सिपाही सिंह। कहां से नाम आए थे ये अब सुनिए, इन सब में, अरे धर्मेंद्र भाई, इन सब में कम से कम ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम मत लीजिए, और इसलिए नाम मत लीजिए कि कुछ दिन पहले कयास लग रहे थे कि आपकी पार्टी में न चले जाए उनका नाम। तो ये सब, हाँ जरा सोच समझ के। शिवम त्यागी बोलिए, 10 सेकंड मुझे बोलिए। उनका 10 सेकंड मुझे भी। हाँ बोलिए 10 सेकंड मैंने कोट करी है। 10 सेकंड। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सुनिए। हाँ, मैं धर्मेंद्र भाई एक एक करके डिबेट हो ही रही है, तो एक एक करके करते हैं। मैं आपके ऊपर नहीं बोला, मैं कह रहा हूं आपसे, जब तक समाजवादी में ऐसे जाहिल प्रवक्ता रहेंगे, यही कहते रहेंगे। इन्होंने कहा कि मठ में थे योगी आदित्यनाथ जब उन पर मुकदमा लगा। अरे आपकी हैसियत यही थी, आप सिर्फ जो है धर्मात्माओं पर और इसके अलावा पंडितों पर, इसके अलावा पुजारियों पर, इन्हीं पर तो केस कर सकते थे। आपकी औकात ही ये थी, आपकी हैसियत है कि किसी गैंगस्टर पर मुकदमा कर देते, आपकी औकात है किसी गैंगस्टर पर मुकदमा कर देते, आपकी औकात है किसी गुंडे पर मुकदमा कर देते। अब चिल्लाने लगे, बिलखने लगे, बिल्कुल ये जाहिल प्रवक्ताओं की तरह बात करना बंद करो, ऐसे ही जवाब मिलेगा। बस बिलखने लगे, दूसरों को सुनते हो तो सुनने की आदत डाल दो। एक मिनट, मैं आता हूं, एक राउंड और आप लोगों का करवाता हूं। रुक जाइए दुष्यंत भाई, 1 मिनट। धर्मेंद्र यादव, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन। अभी आपने जो हथियार में, सर सुनिए ना, अभी आपने जो हाथ में हथियार वाली बात कही, इस पर एक सवाल आपसे करूंगा। आप कर ही सकते। हाँ रुक जाइए। अब दुष्यंत भाई, ये परिभाषा आपको ठीक लग रही है कि पीडीए वाले का मार दिया ऊपर और जो नहीं पीडीए का है वो नीचे गोली मार दिया, ये परिभाषा आपको ठीक लग रही है? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र भाई, रुक जाइए। आ रहा हूं सर, रुक जाइए प्लीज। भारतीय जनता धर्मेंद्र जी भरपूर समय दिया सर आपको, रुक जाइए। दुष्यंत जी को बोलने दीजिए, फिर आता हूं सीधे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए किया, पहले तो मैं ये आपको और आपके माध्यम से देश को बता दूं कि इन्होंने आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया है। क्या किया? कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। पूरी बीजेपी में एक आप प्रवक्ता दिखा दीजिए जिसने आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया हो और फिर वो देश की सेवा कर रहा हो। वाह। तो ऐसे कम से कम आप उनको जाहिल कह रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ऐसी डिबेट में आने का क्या फायदा?
देखिए, अपराधी अपराधी है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी संप्रदाय का है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, कानून के द्वारा मिलनी चाहिए। अगर कोई अपराधी किसी पुलिस पे अटैक करता है, पुलिस पे हमला करता है, क्या कह रहे हैं? इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या नहीं, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी तो जाहिल कहा था। नहीं, जाहिल नहीं, पहले आपने कहा त्यागी जी, इनका बोलना आपको सुनाई देगा। देखिए, पहले आपने कहा धर्मेंद्र यादव जी बहुत ही सौम्य, सभ्य और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। देखिए, मैं कोई आपकी ये कांग्रेस वाले जो हैं अपने हिसाब से सुनते हैं। नहीं, बात देखिए शिवम, ऐसा नहीं है, वरना मैं क्यों करूंगा? समाज में, आपने सुना, देश में आपकी बातों को, हमारी बातों को सब लोगों को युवा देखता है, बच्चे देखते हैं। क्या मैसेज समाज में जाता है? युवा देश का क्या देख रहा है कि ये प्रवक्ता डिबेट कर रहे हैं, ये आईआईटी से पीएचडी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को जाहिल। एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूं सर, सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूं। मैं यहाँ जाहिल शब्द पर डिबेट करने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं यहाँ पर जाहिल शब्द पर डिबेट करने के लिए नहीं खड़ा हूं, और कोई बोलेगा मैं उसको एंडोर्स नहीं कर सकता हूं, ये गलत है। देखिए, कोई यहाँ पर बैठकर ना करे। अब मुद्दे पर आइए दुष्यंत भाई। देखिए, दूसरी बात ये है, अगर कोई भी, जैसा कि यहाँ डीजीपी साहब ने कहा कि अगर कोई पुलिस पर अटैक करता है तो बिल्कुल पुलिस को अधिकार है उसको शूट करने का, चाहे गोली पैर में लगे, चाहे सीने में लगे या सिर में लगे, कहीं भी लगे। ठीक, तो वो कोई उस वक्त जब तत्कालिक घटना होती है तो ये तो देखा नहीं जाता है, पुलिस वाला भी अपने जीवन को बचाने के लिए करेगा। ठीक, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी देश में, उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं घट रहा है। वो क्राइम नहीं घट रहा, उस पर आएंगे दुष्यंत भाई। मैं पूछ रहा हूं कि ये परिभाषा क्यों दी गई है, क्या सोचकर दी गई है? क्या आप सहमत हैं इस परिभाषा से कि पीडीए वाले को ऊपर मारा, बाकी को नीचे मारा? पांडे जी, लोकतंत्र है और राजनीतिक दलों के द्वारा दलीय लोकतंत्र है, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। तो यहां हर चीज पे चर्चा होती है। जब जातियां हैं तो जातियों पे चर्चा होगी। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। मतलब ये केवल वोट के लिए दे दिया परिभाषा, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, इसको सिर्फ वोट के लिए तो नहीं कह सकते। कोई ना कोई माननीय सांसद के पास डेटा होगा, आंकड़े होंगे। जैसे मैं आपको डेटा निकालिएगा, नहीं, मैं एक दे देता हूं, डेटा निकालिएगा। कौन आपके माननीय सांसद के पास वो डेटा है जिससे उनको ये पता चल गया कि पीडीए वाले को ऊपर गोली मारा कि मर जाए और बाकी को नीचे मारा कि वो बच जाए? ये डेटा निकालिएगा सर। सतीश सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हम तो इतना ही कह रहे थे, बस 2 लाइन कि जो एनकाउंटर बुलडोजर का इतना जुलूस या शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, योगी जी को और कुछ निकालने के लिए नहीं है क्या? और कहीं ये इसी चक्कर में शिवम भाई, कहीं आप पीडीए के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे? शिवम भाई कह रहे हैं पीडीए में फंसाया जा रहा है आपको। 80-20 के ख्याल से बोल रहा हूं। शिवम त्यागी, क्या फोन कट गया? आवाज आ रही है आपको? सतीश सर कह रहे हैं कि पीडीए में फंसाया जा रहा है, 80-20 वाला खेल है। सुना देंगे क्या बोल रहे थे? ये जब से हम पिछले करीब 15 चुनाव जीते हैं ना, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी को ऐसा ही लगता है कि हमें फंसाया जा रहा है। अंत में पता चलता है ये खुद फंसे हैं। हारा कौन है? अब दूसरा, ये कांग्रेस प्रवक्ता के लिए या फिर यूं कहिए राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी के लिए, जब सुनो ना तो दोनों कान से दोनों पार्टियों को सुना करो ताकि जवाब देने में आसानी हो। कोई पीएचडी है तो उसको ये गारंटी नहीं मिलती कि वो टीवी पर बैठकर गाली देगा। पहले समाजवादी के प्रवक्ता ने क्या कहा सुनिए, मुझे पूरी उम्मीद है अब आपके दोनों कान खुले होंगे और आप पूरा सुनेंगे। नहीं, आपको 1 मिनट दूंगा। राकेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म प्रवक्ताओं की हालत ये है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेशर्म प्रवक्ताओं की हालत ये है, सट्ठे साठे समाचरेत, जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में उसको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तो मेरी भाषा इसलिए ऐसी थी, उनकी सुधरवा तो मेरी सुधरी हुई है। अब आगे आता हूं। विषय बहुत साफ है। यहां पर आप जिस चीज में फंसाने की कोशिश करना चाहें करें, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून व्यवस्था का राज है। हां, कोई पुलिस वाला, कोई पुलिस, कोई व्यवस्था, कोई शासन व्यवस्था कभी नहीं चाहेगी कि एनकाउंटर हो। लेकिन माफ कीजिए, अगर आप प्रदेश में अनरेस्ट की स्थिति पैदा करेंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि
पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाकर बचकर निकल जाएंगे, तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं गुंडों से कि ये पुरानी सरकार नहीं है भैया। ठीक है, आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा। ठीक है। पुलिस में जब कोई बच्चा जाता है, मेरे तो एरिया से बहुत सारे बच्चे सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाते हैं, वो इसलिए नहीं जाता, उसके माँ बाप उसको इसलिए पुलिस में नहीं भेजते कि वो गोली खाए, वो इसलिए जाता है कि राज्य की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके, और जब जरूरत हो धर्मेंद्र तो भाई, गुंडों को सबक सिखाए। वही हो रहा है। दो बातें हैं, आपने दो बातें कही कि इन 17,000 लोगों के पास हथियार कहां से आ गया। मैं उसमें दूसरी बात पूछता हूं, मुझे यह भी डेटा बता दीजिए कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी के समय में कितने एनकाउंटर हुए थे और उस समय उनके हाथ में हथियार किसने दे दिए थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, आपके हिसाब से तो अधिकांशतः पीडीए के लोग मारे गए, तो पीडीए के लोगों में हाथ में हथियार किसने दे दिया कि जाओ रे भाई लड़ो पुलिस से? जिस प्रदेश का मुखिया अपने हत्या के प्रयास के मुकदमे वापस ले ले, बलवा करने के मुकदमे वापस ले ले, सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे वापस ले ले, पूरे दुनिया के लोकतंत्र में आपने किसके मुकदमे वापस लिए? किसी प्रदेश का मुखिया ऐसा नहीं होगा। धर्मेंद्र भाई, आपने किसके मुकदमे वापस लिए, मैं बताऊं ना, मुख्यमंत्री के तो नहीं लिए और क्या आप नहीं और क्या आपने चैलेंज किया? आपने क्या चैलेंज किया जाकर कोर्ट में कि ये सरकार ने गलत मुकदमा अपने पर से वापस ले लिया? क्या आपने कोर्ट में जाकर चैलेंज किया? धर्मेंद्र यादव मुख्यमंत्री थे क्या? मैं पूछ रहा हूं कि अगर योगी सरकार ने अपने पर से मुकदमा वापस लिया तो क्या आपने कोर्ट में चैलेंज किया? चैलेंज किया मतलब आपकी आंखों के अच्छा कोर्ट में चैलेंज किया। तो कहां चैलेंज करेंगे? टीवी डिबेट में बैठकर चैलेंज करेंगे। आपने क्या बोला उस पर? टीवी डिबेट में बैठकर चैलेंज करेंगे। क्यों नहीं? टीवी डिबेट में बैठकर चैलेंज करेंगे। जब कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अरे सुनिए तो सही भाई, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई गैर संवैधानिक है, तो भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं? माननीय अदालत ने यह भी कहा कि आप उनके खिलाफ अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिरता है। धर्मेंद्र भाई, माननीय अदालत ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिरता है, भाई हथौड़ी से नहीं गिरता है। हाँ, तो वही तो बात है ना। तो फिर हमें आप क्यों सलाह दे रहे हैं? हमें सलाह क्यों दे रहे हैं? सलाह आपने दी भाई। कह रहे हैं कि मुकदमे वापस लिए, हम देश को बताना चाहते हैं। हाँ। तो आप हमें सलाह मत दीजिए। क्यों ना दूं सलाह? सलाह क्यों आप देंगे? यहाँ पर बैठकर ज्ञान देंगे, जाइए चैलेंज करिए, दोनों लड़ाई लड़िए भाई। आधी लड़ाई क्यों लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव? ये ज्ञान है, कोर्ट में चैलेंज करिए ना सर। सच है। अरे ये सच है, ये सच है। अरे मैं कह रहा हूं तो कोर्ट में जाकर चैलेंज करते ना तो आपकी लड़ाई और पुख्ता होती। धर्मेंद्र यादव, आप उनसे बोलिए ना। अरे आप पूरा काम कर रहे हैं। आप बीजेपी वालों से बोलते कि कोर्ट से परमिशन लेके अपने मुकदमे वापस लेते, तो भी तो आधा काम करके वापस ले लिए हैं। आप उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? चलिए, शिवम त्यागी, महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं। चिराग त्यागी, सुन लीजिए 10 सेकंड और। 10 सेकंड। चिराग त्यागी पैरा एथलीट है, भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत को, और उसकी हत्या हो जाती है। उसके हत्यारे को एनकाउंटर क्यों नहीं होता, ये बताइए। शिवम त्यागी ये बताएं। गोपाल शर्मा की हत्या हो जाती है, उसके हत्यारों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता, ये बताइए मुझे। अनुष्का पाल मेरठ, जो भारतीय जनता सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था और जब उनसे जुड़े केस वापस लिए जा रहे तो हाईकोर्ट की टिप्पणी जिसका मैंने कोट किया था और अखिलेश यादव की सरकार में मुकदमे वापस लिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, एक और डेटा कोट कर देता हूं। एक और डेटा यह है कि मायावती के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लगभग 3,000 से अधिक मुकदमे थे, उनको भी वापस लिया गया था। तो किसको आप सही मानेंगे? नहीं, सबसे मुश्किल ये है कि खाली आपने समाजवादी वालों का पूरा डिक्शनरी, नहीं हमने तो उनका भी कर दिया। नहीं सुनिए ना, उनका भी कर दिया, योगी से शुरू किया सर। नहीं समाजवादी, अरे आपने थोड़ी बताया, तो बोला कि योगी जी के खिलाफ केस है, धर्मेंद्र जी ने बोला। आपने कहां बोला? तो आप तो समाजवादी का डिक्शनरी निकालिए। लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी का जब शासन था उसमें गड़बड़ियां हुई थी और इसके वजह से वो सरकार गई। शिवम त्यागी से यहाँ एक भारी गलती हो गई। अच्छा। इतना जो कहानी गिनाने लगे 96-92 ये कानून का, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए था कि जो योगी है, योगी के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, इतना ही कहना था। बाकी जो ठीक है, शिवम त्यागी थोड़ा बहुत सतीश सर से मिला करिए भाई बाहर, आपको इतना अच्छा सुझाव दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा मिला करिए। लेकिन सपा शासन की बात आई है तो एक टिप्पणी यहाँ पर विक्रम सिंह सर की, यही तो सर 10 सेकंड दे दीजिए बस, फिर उसके बाद उनको ले लीजिए। अच्छा ले लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए बस, मात्र 10 सेकंड। हाँ थैंक यू। देखिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया, मुझे सतीश जी को मैं पसंद करता हूं लेकिन मुझे उनसे दूर रखिए। पिछले कुछ समय से सारी विपक्षी पार्टियां उनसे सलाह ले रही है, बंटा धार हुए जा रहा है। पुराने जो अच्छा है, हो जाए तो खुश हो जाओ ना, उखड़ गए भैया, तब तो साथ रखो, तो मुझे दूर रखो। मेरा करियर अभी नया है, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दिन और रहूं, मिलके बना देंगे। सतीश जी के
अरे पूरी भाजपा का करियर खतरे में है। भैया थैंक यू, पर धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अब बाकी एक और चीज, मैंने जो सेक्शन गिनाए थे वो सेक्शन मैंने राइट टू डिफेंस में गिनाए थे पुलिस वालों के लिए, और जो मुख्यमंत्री जी के केसेस वापस थे वो डिफेंस, दोनों अलग परिप्रेक्ष्य में थे। मैं मानता हूं उम्र में एक व्यक्ति जो है सुन कम पाता है, मैं भी आपकी जगह आऊंगा शायद सुन कम पाऊंगा, लेकिन इतना लगे। ठीक है विक्रम सिंह सर, 30 सेकंड एक टिप्पणी के लिए। सपा सरकार की बातचीत आई, केसों को वापस लेने की बातचीत आई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी, ये जिसका जैसा मौका लगता था, ये तो एक बहुत काला अध्याय था हमारे शासन प्रशासन में। वर्ष 2013 मेरे रिटायरमेंट के 3 साल बाद इंडियन मुजाहिदीन के जो केसेस थे, ये कहा गया कि विक्रम सिंह जब डीजीपी थे तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी ट्रिपल कोर्ट ब्लास्ट वाले मामले में। इंडियन मुजाहिद खूंखार, तो शाहिद मुजाहिद एक टेररिस्ट था, वो जेल से कोर्ट जा रहा था, लू खा के मर गया। बस ये एक ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला कि मेरे खिलाफ, ब्रिजलाल के खिलाफ, एसटीएफ के 40 जवानों और अफसर के खिलाफ हत्या का मुकदमा। अरे हमने गोली, सतीश सिंह साहब मैंने तो गोली भी नहीं चलाई, रिटायर हुए 4 साल हुए, लेकिन जब मुकदमा लिखा चूड़ी कसी जानी होती है तो ऐसे चूड़ी कस दी जाती है, ये हत्या का मुकदमा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा अखिलेश जी ने तुरंत कहा ये फर्जी मुकदमा है, लेकिन आजम खान ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने जरा जल्दी बयान दे दिया, अभी जरा रुक जाते तो ये भी देख ले यहां भी क्या पॉलिटिक्स है, लेकिन आपने बड़ा हल्के में लिया। अब मैं 17,000 हथियार की बात बता दूं, ये तो बनाइए, ये कंट्री मेड, ये जिनको कट्टे तमंचे कहते, ये बरामद हुए। हमारे टाइम में जो बरामद होते थे उनके नाम सुन लीजिए, ड्रैगनॉस स्नाइपर राइफल, नाइट विजन डिवाइसेस, थॉमसन मशीन कार्बाइन और हेकलर कॉक सब मशीन गन्स, और इस तरीके के जो सोफिस्टिकेटेड हथियार जिनकी कीमत अगर देखें तो असॉल्ट राइफल्स की सीरीज वो मिलते थे, इनकी एक की कीमत 10 लाख होती थी। ये जो अट्टे कट्टे होते हैं ना, ये 500 से लेके 1000 तक आते हैं। ये टुटपुजिए क्रिमिनल पा जाते, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात कहते हुए दुष्यंत भाई, आपसे थोड़ा सा समय कम दिया आपको, इसलिए एक बात कहते हुए जरा स्क्रीन पर एक बार लेते आइए कि ये परिभाषा पर आपने कुछ नहीं बोला, पीडीए वाली परिभाषा पर, तो इस पर भी बोलना चाहिए था कि ये जो केस वापस लिए गए, जो इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र कर रहे थे, ये कौन सी पॉलिसी थी? तुष्टीकरण की थी, वोट बैंकिंग थी, क्या थी? अरबी जिक्र तो कर रहे थे विक्रम सिंह सर, कर रहे थे ना आईएम का। अब आप कह दीजिए कि वो गलत बोल रहे हैं, वो मर गया, वो बात की बात है। जी ने किसी भी आतंकी से कोई केस वापस नहीं लिया, ठीक, पूरा नैरेटिव फर्जी चलता है। ठीक है, चलिए सर जाइए, वो भी अदालत में दर्ज है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।